बीच बीच में गायब ही होते हो यार। तो कल हमने प्लांट किंगडम का दूसरा डिवीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने तुम लोगों को बताया था। मैंने बताया था कि डिवीजन ब्रायोफाइटा के प्लांट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि वो जमीन पे रहते तो हैं लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। इज इट ओके? मैंने कहा था इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया बोलते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में खास बात मैंने ये बताई थी कि ये सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। आज तो बात काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, कल तो क्लास में ज्वाइन ही नहीं किए तुम लोग। कल सिर्फ 2 बच्चे आए थे। कौन कौन आया था कल? रश्मि बेटा तुमने कल क्लास की थी क्या? हाँ, और कौन आया था? सौम्या, सौम्या आई थी या श्रुति? हम्म, हाँ 3 बच्चे आए थे कल। तो इन तीनों को मैंने कल ब्रायोफाइटा के बारे में काफी कुछ बताया। बंटी आया नहीं था, वेरी सैड। बंटी पता नहीं आज तुमको समझ आएगा कि नहीं। स्टार्ट कर दें? ठीक है बच्चे, देखते जाओ। तो जल्दी जल्दी में एक बार मैं थोड़ा सा रिपीटिशन मारूंगा, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग? भाई ये अटक क्यों रहा है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा जो होते हैं प्लांट्स, ब्रायोफिटिक प्लांट्स की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में कोई रूट सिस्टम नहीं, कोई शूट सिस्टम नहीं। एक लीफ के जैसा मोटा सा स्ट्रक्चर होगा ये। जिस प्लांट में रूट सिस्टम शूट सिस्टम ना हो, पहले ही बता चुका हूं, उस प्लांट को हम थैलॉइड प्लांट बोलते हैं। तो ब्रायोफिटिक प्लांट का ये प्लांट बॉडी थैलॉइड है। इस प्लांट बॉडी को बेटा जी हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। याद रहे, ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड इज नोन एज गैमेटोफाइट। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। इस गैमेटोफाइट के नीचे, नीचे वाले सरफेस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। यही राइजोइड्स मैंने कहा था इनको किसी चीज के साथ, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में मदद करेंगे। तो राइजोइड्स आर द ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। रूट्स इनमें होते नहीं, ठीक है? ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं।
लेकिन ज्यादातर ब्रायोफाइट्स में ये राइजोइड्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। बट कुछ ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं, there are some bryophytic plants in which these rhizoids are multicellular and branched। कौन से ब्रायोफाइट्स हैं वो, उन ब्रायोफाइट्स को हम मॉसेस बोलते हैं। तो मॉसेस में राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। ये हम कल बताए। हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इस ग्रीन कलर के गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स पैदा होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स दो तरह के होंगे, एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा जी हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम के बाहर एक सेल्स का कवरिंग होगा, स्टीराइल सेल्स। समझ रहे हो बात, स्टीराइल सेल्स का कवरिंग होगा। आपकी किताब पे लिखा होता है स्टीराइल जैकेट, जैकेट मतलब कवरिंग। स्टीराइल कवरिंग, स्टीराइल मतलब ये सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होंगे, लेकिन अंदर इस एंथ्रीडियम के अंदर बेटा बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ऐसे हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन्हीं हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम बोलते हैं बेटा जी एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स। तो एंड्रोसाइट्स आर सराउंडेड बाय अ कवरिंग, स्टीराइल कवरिंग which is composed of sterile cells। इस मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या बोला था, द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। लेकिन इस गैमेटोफिटिक थैलस पे या गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन सकता है बेटा, ये लो फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन के बाहर भी कवरिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स होगा, लेकिन उसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। ये रहा फीमेल गैमेट। और ये स्ट्रक्चर रहा आर्चगोनियम। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। फिर मैंने क्या कहा था, एंथ्रीडियम के अंदर जो एंड्रोसाइट्स होती है, एंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। एंड्रोसाइट्स डेवलप होती हैं, बनाती हैं मेल गैमीट्स। उन मेल गैमीट्स को बेटा जी हम बोलते हैं एंथीरोजोइट्स। एंथीरोजोइट्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके पास मूव करने के लिए फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, दे आर कॉइल्ड एंड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ये एंथीरोजोइट्स मतलब मेल गैमीट्स एंथ्रीडिया से निकलते हैं। अब ये मेल गैमीट्स अपने फ्लैजिला की मदद से पानी में स्विम करेंगे, स्विम इन वाटर। और स्विम करते करते किसी गैमेटोफिटिक ब्रायोफाइट के पास पहुंचेंगे, ब्रायोफिटिक प्लांट के पास पहुंचेंगे जो गैमेटोफिटिक स्टेज में है, जो हैप्लॉइड स्टेज में है ना। उसके पास आर्चगोनियम भी होगा। तो ये क्या करेंगे, दे विल रीच आर्चगोनियम। स्विम करते करते अगर ये आर्चगोनियम में पहुंच गए, और आर्चगोनियम हम पहले ही बता चुके हैं कैसा है, आर्चगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट है,
तो ये एंथीरोजोइड्स आर्चिगोनियम के अंदर घुस जाएंगे और आर्चिगोनियम के अंदर एक एंथीरोजोइड ना इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, फ्यूज विथ फीमेल गैमेट। मैंने रिपीट किया सिर्फ उनके लिए जो कल आए नहीं थे, लेकिन पूरा रिपीट नहीं कर सकता, ये भी याद रखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जो कल आए थे उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, उनको ये डिटेल में पढ़ा चुका हूं। बंटी ले सकता है, अर्पित सिंह स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, तो मान लो ये गैमेटोफाइट है, ब्रायोफिटिक प्लांट है। ये गैमेटोफाइट में क्या बोलता रहता हूं, ध्यान से सुनना। प्लांट है ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट ना दो फेजेस में हो सकता है, इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। एक फॉर्म हैप्लॉइड फॉर्म और दूसरा फॉर्म डिप्लॉइड फॉर्म। इसके हैप्लॉइड फॉर्म को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं और इसके डिप्लॉइड फॉर्म को बोलेंगे स्पोरोफाइट। समझ रहे हैं बात? फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये ब्रायोफिटिक प्लांट जो है ये अपने हैप्लॉइड स्टेज में है, हैप्लॉइड फॉर्म में, तो मतलब ये अपने गैमेटोफिटिक स्टेज में। तो अब हमने क्या सीखा, इस ब्रायोफिटिक प्लांट के गैमेटोफिटिक स्टेज में जो आर्चिगोनियम थे, उन आर्चिगोनिया के अंदर बेटा फ्यूजन हो चुका है। किस चीज का फ्यूजन? एंथीरोजोइड फ्यूज हो चुका है, किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ। और आर्चिगोनियम के अंदर बन चुका है जाइगोट। देखो तुम लोग को पता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, मतलब एंथीरोजोइड जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। एंथीरोजोइड हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था। दो हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड सेल बनेगा, जिस डिप्लॉइड सेल को अपन क्या बोलेंगे? जाइगोट। अब ये जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर ही है ना, इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम ही तो है, और आर्चिगोनियम खुद अटैच है किसके साथ? आर्चिगोनियम गैमेटोफाइट के साथ अटैच है, गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच है। और याद रखना, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। होगा क्या, ये जाइगोट इसी आर्चिगोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो, लाइक दिस। जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट पहले इस यूनिसेल्यूलर था, अब ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। कहां पर? आर्चिगोनियम के अंदर। ठीक है, और एम्ब्रियो का हर एक सेल डिप्लॉयड होगा। अब तो डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो ही गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो ही रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो ही रहा है, देख लो। होगा क्या, ये जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट होगा। अब आर्चिगोनियम रहा ही नहीं वहां पे, ये कन्वर्ट होगा एक लंबे से फाइलेमेंट में। एक लंबा सा फाइलेमेंट बनेगा। अब आपको आर्चिगोनियम नहीं दिख रहा क्योंकि इसका डेवलपमेंट हो रहा है बेटा। आर्चिगोनियम इज डेवलपिंग along with the embryo inside it। लंबा सा फाइलेमेंट बनेगा और इस फाइलेमेंट के टिप पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर भी बनेगा। ठीक है, बट अभी भी ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच ही है।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये रहा नीचे गैमेटोफाइट, जो कि कैसा था, हैप्लॉइड। इस गैमेटोफाइट के साथ अब एक ऐसा स्ट्रक्चर अटैच है, इस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो स्वोलन पार्ट है इसको बोलते हैं कैप्सूल, ये फिलामेंट इसको बोलेंगे सीटा, और ये पार्ट जिससे ये अटैच है गैमेटोफाइट के साथ उसको बोलेंगे फुट। ये 3 पार्ट्स वाला स्ट्रक्चर जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा जी हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट का हर एक पार्ट, इस स्पोरोफाइट का हर एक सेल डिप्लॉयड होगा। दिस इज द स्पोरोफाइट। बना कहां से ये स्पोरोफाइट बेटा जी, ये स्पोरोफाइट अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये कहां से बना, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कहां था, आर्चिगोनियम के अंदर। एम्ब्रियो कहां से बना, एक डिप्लॉयड जाइगोट से। समझ आ रही है बात। अब देखो, ये जो डिप्लॉयड फेज आ गया, पहले सिर्फ हैप्लॉयड फेज था गैमेटोफाइट, अब इस प्लांट का डिप्लॉयड स्टेज भी आ गया, लेकिन ये डिप्लॉयड स्टेज मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच ही रहेगा। ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा, अलग ही नहीं होगा, लाइक दिस। याद है ना, गैमेटोफाइट के नीचे होते थे राइजोइड्स। गैमेटोफाइट के नीचे राइजोइड्स होते थे। ठीक है, और ये रहा बेटा जी ये रहा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट अटैच ही रहेगा, गैमेटोफाइट से अलग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा स्पोरोफाइट remains attached to the gametophytic body. ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है, क्यों, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेता है, इसको खुद ये न्यूट्रिशन नहीं कर पाता, खुद ये खाना पीना नहीं कर पाता, इसलिए इसको खाना गैमेटोफाइट से ही मिलता है। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट खुद ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और मिनरल्स और वाटर वगैरह भी इसको गैमेटोफाइट से ही मिलता है। इसका मतलब ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ना पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा। स्पोरोफाइट acts as a parasite. Sporophyte acts as a parasite on गैमेटोफाइट। अलग नहीं होगा, ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच ही रहेगा। समझ रहे हो बात। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्पोरोफाइट ना डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट it is dependent on गैमेटोफाइट, कभी अलग नहीं होगा इससे। ये ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या फीचर, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, वो हमेशा हैप्लॉयड प्लांट बॉडी मतलब गैमेटोफाइट के साथ अटैच ही रहेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ये आप किसी और प्लांट में नहीं देखोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, ब्रायोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एम्ब्रियो बने, दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स को हम एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम टेट्रोफाइटा पढ़ेंगे, उन प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनेगा, उनको भी हम एम्ब्रियोफाइट्स बोलेंगे।
उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, उनमें भी एम्ब्रियो बनेगा, उनको भी हम एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट से पहले हमने एल्गी पढ़ा, एल्गी में जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता, इसलिए वो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। समझ रहे हो बात? क्या सीखा हमने? गैमेटोफिटिक बॉडी के साथ अब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी अटैच है, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बंटी, रश्मि, सौम्या, श्रुति, अर्पित, सबने स्क्रीनशॉट लिया। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। ओके, अब देखो, जो हमारा स्पोरोफाइट है ना बेटा, कौन? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट खुद अटैच किसके साथ? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के साथ, क्योंकि डिपेंडेंट है ये उसके ऊपर। इस स्पोरोफाइट का जो ये वाला हिस्सा है, कौन? कैप्सूल। मेन पार्ट यही है। कैप्सूल के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स होती है, उन डिप्लॉयड सेल्स को हम स्पोरोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोसाइट्स, या इनका नाम है स्पोर मदर सेल्स। ये होती हैं डिप्लॉयड सेल्स, क्योंकि स्पोरोफाइट खुद भी डिप्लॉयड है ना? अब क्या होगा? कैप्सूल के अंदर ही, इनसाइड द कैप्सूल, इन स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होगा। क्या होगा भाई? मियोसिस। मियोसिस कहां पर? इनसाइड द कैप्सूल। अब तुम ही बताओ, मियोसिस से डिप्लॉयड सेल, मियोसिस एक डिवीजन ही तो है, जब एक डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूं कुछ। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जब मियोसिस होगा तो डॉटर सेल्स बनेंगे, कैसे होंगे वो? हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉयड? अरे यार, कितनी बार बोलूं मैं, मियोसिस जब भी डिप्लॉयड सेल में होगा, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में ही होगा, और मियोसिस से डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो डिप्लॉयड सेल्स में भी होगा, हैप्लॉइड सेल्स में भी होगा। कितनी बार मैं ये बोलूं, तुम लोग याद ही नहीं रखते हो, घर में पढ़ते नहीं हो। माइटोसिस डिवीजन से डिप्लॉयड सेल का डिवीजन हुआ, और जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे। माइटोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड सेल्स का डिवीजन होगा, और जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। लेकिन मियोसिस का डिवीजन जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है। इसमें डिप्लॉयड सेल्स का डिवीजन होगा, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना वो हैप्लॉइड होंगे। कितनी बार मैं ये बोलूं, whenever I am saying meiosis, इसका मतलब डिप्लॉयड सेल का डिवीजन होगा तो डॉटर सेल्स जो बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये होगा, याद रखा करो ना इन चीजों को, तुम लोग याद ही नहीं रखते हो, फायदा क्या है?
मैं रोज रोज ये चीजें बोलता रहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैप्सूल डेवलप हो रहा है, जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, उस स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर पहले तो स्पोरोसाइट्स थे, स्पोर मदर सेल्स, अब उनका मियोसिस हो चुका है। अब स्पोरोसाइट्स नहीं होंगे, अब बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। तुम याद ही नहीं रखते हो, तुम, फायदा क्या है? दीज आर स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर एन। एन बोले तो हैप्लॉइड। तो स्पोरोसाइट या स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, उससे बने हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ठीक है ना? फाइनली अब होगा क्या? ध्यान से सुनना। फाइनली होगा क्या? वक्त जब आएगा, टाइम जब होगा, तो ये कैप्सूल ना फट जाएगा या ओपन होगा। कैप्सूल opens and spores are released. जैसे ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, हर एक स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इन स्पोर्स का होगा जर्मिनेशन, and they will give rise to a new gametophyte. They will give rise to a new gametophyte. समझ आई बात? नया वाला गैमेटोफिटिक प्लांट बन गया, हर एक स्पोर से एक नया वाला गैमेटोफिटिक प्लांट बन गया। तुम लोग को पता ही ये गैमेटोफाइट कैसा होता है। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है क्या? मैं इसको एक फ्लो चार्ट में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। डाउट है क्या? नहीं है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? श्रुति ने ले लिया, सौम्या ने ले लिया, रश्मि ने ले लिया, बंटी ने ले लिया, लेकिन अर्पित सिंह पता नहीं स्क्रीनशॉट ले रहा है कि नहीं। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, जो मैंने तुम लोगों को ये कहानी बताई, इसी कहानी को हम एक फ्लो चार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, दिखा दें? देखो, मैं लिखूंगा यहां पर गैमेटोफाइट। किसका गैमेटोफाइट बेटा जी? ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट। कोई भी ब्रायोफिटिक प्लांट, जनरल में बोल रहा हूं, मैंने किसी ब्रायोफाइट प्लांट का नाम नहीं लिया। ये गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। मतलब एक ब्रायोफिटिक प्लांट है, ये अटैच है सबस्ट्रेटम के साथ विद द हेल्प ऑफ इट्स राइजोइड्स। गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम बोलेंगे एंथेरिडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम बोलेंगे आर्चिगोनिया।
यही मैंने बोला, याद रखना, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज एंथेरिडिया and female sex organs are known as archegonia. ठीक है। एंथ्रीडिया के अंदर तुम लोगों को मैंने अभी बताया एंड्रोसाइट्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। उन्हीं हैप्लॉइड सेल्स से बनेंगे हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। मेल gametes. Male gametes are also known as antherozoites. एंथीरोजोइड्स, बहुत सारे एंथीरोजोइड्स हैं। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि अभी कोई मियोसिस हुआ ही नहीं है ना, जैसा था वैसा ही चल रहा है। ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर क्या था? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट किसके अंदर? आर्चिगोनियम के अंदर। एक आर्चिगोनियम के अंदर एक फीमेल गैमेट। बहुत सारे आर्चिगोनियम है तो बहुत सारे फीमेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, एंथीरोजोइड्स निकलेंगे एंथीरिया से और अपने फ्लैजला की हेल्प से ये मूव करेंगे इस पानी में और ये पहुंच जाएंगे किनके पास? मेल फीमेल गैमेट्स के पास, जो कि आर्चिगोनिया के अंदर है। ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर ये एंथीरोजोइड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ। इस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। या इसको सिंगैमी भी बोलेंगे। ठीक है, अभी के बाद में दूसरा कलर यूज करेंगे। इस फ्यूजन से एन और एन फ्यूज होने से एक डिप्लॉइड जाइगोट बना, 2n जाइगोट। लेकिन बेटा जी ये 2n जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर ही बना हुआ है, अभी मैंने दिखाया तुम लोगों को। तो आर्चिगोनियम के अंदर ही ये जाइगोट कन्वर्ट होगा इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर है, जाइगोट यूनिसेलुलर है। सीधी सी बात है, यहां पर हाँ, तो जाइगोट यूनिसेलुलर था, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर है। एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनने हैं तो यहाँ पर डिवीजन हुआ होगा। मुझे बताओ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सा डिवीजन हुआ होगा? देखो, जाइगोट 2n डिप्लॉइड, एम्ब्रियो के सेल्स भी 2n होते हैं। एक सेल था, ये डिप्लॉइड, अब बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, ये भी डिप्लॉइड। कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें डिप्लॉइड सेल डिवाइड होने के बाद डिप्लॉइड ही सेल्स बनाता है? बोलो, माइटोसिस है या मियोसिस? तुम लोग पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है तुम लोग को पीटने का।
अरे भाई जाइगोट एक सेल है, डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस होगा ना, क्योंकि डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होगा तो डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड का डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड बनेंगे। तो यहाँ पर होगा माइटोसिस। मियोसिस तब होगा जब एक तरफ डिप्लॉइड होगा, दूसरी तरफ हैप्लॉइड बनेगा। ये एम्ब्रियो भी आर्चिगोनियम के अंदर ही बना है। अब इस एम्ब्रियो का क्या होगा, आर्चिगोनियम के साथ साथ इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एंड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट दिखाया मैंने तुम लोगों को अभी, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, फीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में बेटा क्या थे, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स थे ना, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स। इन डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स से अब बने हैप्लॉयड स्पोर्स। अब बताओ, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे, यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस। ठीक है। नाउ व्हाट दीज हैप्लॉयड स्पोर्स डू, ये हैप्लॉयड स्पोर्स स्पोरोफाइट के कैप्सूल से बाहर आ जाएंगे। बाहर कैसे आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। बाहर आएंगे, कैप्सूल ओपन होगा तो ये बाहर आएंगे। कैसे ओपन होगा मैं बता दूंगा। बाहर आने के बाद इन स्पोर्स का होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, ठीक है। और जर्मिनेशन मतलब स्पोर्स का डिवीजन होगा। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही सेल्स बनेंगे, जो जो भी है। एंड जर्मिनेशन के बाद एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगा, जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। हो गया ना कंप्लीट, ध्यान से सुनना। लेकिन 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 कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं, उनमें क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट होके एक छोटा सा फिलामेंट बनाएगा। उस फिलामेंट को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या, स्पोर जब कैप्सूल स्पोरोफाइट के कैप्सूल से बाहर निकलेगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पोर का जर्मिनेशन होके डायरेक्टली गैमेटोफाइटिक प्लांट नहीं बनेगा। फिर क्या, जब कैप्सूल स्पोरोफाइट के कैप्सूल से स्पोर बाहर निकला, तो ये स्पोर जमीन के ऊपर पड़ के एक फिलामेंट बनाएगा, छोटा सा डंडी लाइक स्ट्रक्चर। उस डंडी को हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ठीक है। इस प्रोटोनीमा के ऊपर बेटा छोटे छोटे बड्स पैदा होंगे। ठीक, यही बड्स जब उस डंडी से अलग हो जाएंगे, प्रोटोनीमा से अलग हो जाएंगे, तब जाके ये बड्स जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक प्लांट बनेंगे। समझ आई बात। ऐसा कौन से ब्रायोफाइट्स में होता है, ये आप याद रखेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्या, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। किसका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन,
स्पोर का indirect germination of spores, and this process occurs in which bryophytes, उनको हम बोलते हैं mosses। लेकिन जो मैंने रेड से दिखाया ना, यहां पर देखो सीन क्या है, स्पोर का सीधे सीधे जर्मिनेशन हुआ और गैमेटोफाइट बना दिया। ये वाला प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। और ये डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स किन में होगा, ये भी ब्रायोफाइट्स में ही होगा। कौन से ब्रायोफाइट्स में बेटा जी, उन ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स। क्या हम पढ़ेंगे अभी, एंड हॉर्नवर्ट्स। समझ आई बात। एक और चीज देखो, इस पूरे के पूरे लाइफ हिस्ट्री में एक और चीज देखो, जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, इस ब्लैक कलर वाले पार्ट में आप देखोगे हमेशा एन ही दिखेगा, हैप्लॉइड फेज, एंथ्रीडिया हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड, इनके अंदर मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड। तो ये वाला पार्ट इस लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड फेज दिखाता है। उसके बाद जाइगोट देखो, जो मैंने रेड से लिखा, एक मिनट, यस, ये देखो डिप्लॉइड फेज, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, है ना। तो यहां से यहां तक डिप्लॉइड फेज और यहां से यहां तक हैप्लॉइड फेज, ठीक है। ये वाला लाइफ साइकिल जिसमें दोनों फेजेस इक्वली डोमिनेंट होंगे, ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इससे पहले भी एक बार बोला हूं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और मियोसिस कहां पर हुआ, यहां पर मियोसिस हुआ स्पोर बनते समय, स्पोर मदर सेल्स में। ऐसे मियोसिस को हम बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। स्पोर बनते टाइम पे मियोसिस। वन मोर थिंग टू बी नोटेड हियर, देखो प्लांट पहले कौन से फेज में था, हैप्लॉइड फेज में। हैप्लॉइड फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन, तब जाके बना प्लांट का डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट से वापस क्या बना, हैप्लॉइड फेज। तो हैप्लॉइड फेज प्लांट का डिप्लॉइड फेज को जन्म देगा और डिप्लॉइड फेज से वापस हैप्लॉइड फेज बनेगा। हमेशा यही होगा, एक प्लांट अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा हैप्लॉइड फेज से, ठीक, और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो डिप्लॉइड फेज में कन्वर्ट होगा। लेकिन डिप्लॉइड फेज के बाद निश्चिंत है, हैप्लॉइड फेज आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड फेज के बाद डिप्लॉइड फेज आएगा, डिप्लॉइड फेज के बाद वापस हैप्लॉइड, हैप्लॉइड फेज के बाद डिप्लॉइड फेज आएगा, डिप्लॉइड फेज के बाद वापस हैप्लॉइड। इसीलिए तो इसको साइकिल बोलेंगे ना। साइकिल मतलब स्टार्ट जहां से हुआ खत्म भी वहां पर ही होगा। समझ रहे हो आप, ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड फेज से डिप्लॉइड फेज बनेगा और डिप्लॉइड फेज से वापस हैप्लॉइड फेज बनेगा। ऐसे वाले लाइफ साइकिल में आप याद रखोगे, यहां पर होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो कितनी चीजें एक साथ बता रहा हूं, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन मतलब एक के बाद एक, ऑफ जनरेशंस। कौन कौन सी जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है यहाँ पर, हैप्लॉइड जनरेशन, इसके बाद आएगा डिप्लॉइड जनरेशन, फिर वापस हैप्लॉइड जनरेशन। समझ रहे हो बात। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, विच जनरेशंस, अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन एंड डिप्लॉइड जनरेशन। हमेशा हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड जनरेशन आएगा, या आप बोल सकते हो अल्टरनेशन ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन विद स्पोरोफिटिक जनरेशन। मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो टेल मी।
एनी डाउट है? ध्यान से देखो, 2 मिनट के लिए इसको देखो, कोई जल्दी नहीं, अच्छे से सारा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हाँ, सौम्या, रश्मि, श्रुति, एनी डाउट बेटा? तो ले लो फिर स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं आगे। तो क्या सीखा हमने? तुम लोग ने सीखा ये कि जब लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा तब होती है मियोसिस, स्पोर बनते टाइम, मतलब स्पोरिक मियोसिस। लेकिन इससे पहले भी मैंने तुम लोग को 2 तरह के लाइफ साइकिल्स बताए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड आई एम श्योर तुम लोग को याद नहीं होगा। जब भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तब मियोसिस होती है गैमीटिक, लेकिन जब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है तब होती है मियोसिस जाइगोटिक। देख लेना, वो तुम लोग ने नोट किया होगा, ठीक है? अब देखो, इस डिवीजन ब्रायोफाइटा को हम क्लासिफाई करते हैं 3 क्लासेस में। बहुत आसान है, डिवीजन ब्रायोफाइटा को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। पहला, क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा। देखो, नाम खतरनाक लगेगा तुम लोगों को, लेकिन मैं इसका आसान नाम भी बताऊंगा। देन क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड क्लास ब्रायोप्सिडा। क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा में जिन ब्रायोफाइट्स को रखा गया है उनको हम कॉमनली बोलते हैं लिवरवर्ट्स। यहाँ क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा में रखा गया है ब्रायोफाइट्स को विच आर कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ट्स। अभी अभी मैंने लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स का जिक्र किया था। और क्लास ब्रायोप्सिडा में जिन ब्रायोफाइट्स को रखा गया है उनको हम बोलते हैं मॉसेस। क्या समझे? जो लिवरवर्ट्स वाले ब्रायोफाइट्स हैं और हॉर्नवर्ट्स वाले ब्रायोफाइट्स, इनमें दोनों में राइजोइड्स होते हैं यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, ठीक है? लेकिन जो मॉसेस हैं बेटा, इनमें राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड।
मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। ओके, ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, अभी अभी बताया, डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। और इनमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कैसे होता है? पहले स्पोर का बनेगा प्रोटोनीमा, दिखाया मैंने अभी, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब देखो, अभी अभी बेटा मैंने कैप्सूल बोला था, याद है? स्पोरोफाइट का कैप्सूल, ये अगर कैप्सूल है, मैंने कहा था कैप्सूल के अंदर फाइनली स्पोर्स रहते हैं। कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर्स, ध्यान से देखियो, ये ग्रीन कलर के स्पोर्स हैं। लेकिन जो लिवर वर्ड्स हैं, हॉर्न वर्ड्स हैं, इनके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स के अलावा कुछ और भी चीजें, कुछ और भी सेल्स होती हैं। रेड कलर से ड्रॉ किया, इन सेल्स को बेटा बोलते हैं इलेटर्स। या इनको बोलते हैं सीडो इलेटर्स। इलेटर्स होंगे लिवर वर्ड्स में, एंड सीडो इलेटर्स होते हैं हॉर्न वर्ड्स में। क्या समझे? यही इलेटर्स और सीडो इलेटर्स हेल्प करते हैं इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। डिस्पर्सल मतलब कैप्सूल से स्पोर को बाहर निकालने में। समझ आई बात? Pseudoelaters and elaters help in the dispersal of spores from the capsule. लेकिन किन में ये हॉर्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स में होगा। लेकिन जो हमारे मॉसेस क्लास ब्रायोप्सिडा वाले ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें क्या सीन है? उनमें स्पोर्स बाहर कैसे आएंगे? ठीक है, देखिए, इन केस ऑफ मॉसेस अलग से लिखूंगा इनको, स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल मतलब स्पोर्स का बाहर आना, occurs by पेरिस्टोम, पेरिस्टोम टीथ। अब ये पेरिस्टोम टीथ क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन अगले वाले पेज पे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। श्रुति, सौम्या, स्क्रीनशॉट लिया? देखो, ये पेरिस्टोम टीथ का फंडा मैं समझाऊंगा। मान लो ये किसी मॉस का स्पोरोफाइट है।
और नीचे से ये अटैच है, आपको पता ही है किसके साथ, गैमेटोफाइट के साथ, ग्रीन कलर के गैमेटोफाइट के साथ। तो ये रहा स्पोरोफाइट का कैप्सूल। अगर हम इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल को यहां पर काट के दिखाएंगे तो आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। ये देखिए बेटा, ऊपर एक कवरिंग लगी है। जब हमने काटा तो अंदर से आपको कुछ इस तरह की नुकीले, नुकीले समझते हैं, शार्प, शार्प कीले जैसी दिखाई देंगी। इन्हीं कीलों को हम बोलते हैं पेरिस्टोमटीथ। कितने होते हैं? 32, अरेंज्ड इन 2 rows। ये दांत नहीं होते, लेकिन दांतों के जैसे हार्ड होते हैं। अरेंज्ड इन 2 rows। रो समझते हो? of 16 each। अगर समझ ना आया हो तो फिर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ऐसे यही इनको स्पोर्स को बाहर निकलने में मदद करेंगे, राइट। पेरिस्टोम टीथ, वेरी शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। 32 होते हैं ये, 32 टोटल, 16-16 के 2 रोज में अरेंज होते हैं। इन्हीं की मदद से देखो, जब ये मैच्योर होगा ना तो ये मैच्योर कैप्सूल ना नीचे की तरफ झुक जाएगा। झुकने के बाद इसका लिड, लिड समझते हो, ढक्कन, लिड, आपका 11th-12th का बन गया, 10th का बन गया, 9th का आधा हो गया, आधा मॉर्निंग में के बन गया, 5 करना था। इनका जो लिड होता है, इसका कैप्सूल का लिड, लिड, लिड को बेटा हम ओपरक्यूलम बोलते हैं। मैंने लिड उठाया ना यहाँ पर, हाँ, ओपरक्यूलम। मैंने कहा जब ये कैप्सूल मैच्योर होता है तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, पक जाएगा कैप्सूल तो नीचे की तरफ झुक जाएगा। झुकने से इसका ना ओपरक्यूलम मतलब लिड उठ जाता है, और लिड उठने से अंदर जो 2 रोज में जो 2 लाइंस में पेरिस्टोम टीथ लगे हैं ना, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ हैंग हो जाते हैं, दे हैंग डाउनवर्ड्स, तब जाके स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात? बट जब तक ये कैप्सूल पकेगा नहीं, मैच्योर नहीं होगा, तब तक लिड उठेगा नहीं, और लिड नहीं उठेगा तो पेरिस्टोम टीथ नीचे की तरफ हैंग डाउन नहीं हो पाएंगे। देखो, अगर पेरिस्टोम टीथ को हैंग डाउन कराना है ना, दिखाता हूं। ये मान लो ये कैप्सूल नीचे की तरफ झुक गया, लिड भी उठ गया, तो अब पेरिस्टोम टीथ जो है, देखो भाई, दे विल हैंग डाउन, लटक जाएंगे।
पेरिस्टोम टीथ जब लटके तब जाके स्पोर्स बाहर। समझ रहे हो बात? अब बताओ समझ आया? सो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इलेटर्स एंड सीडो इलेटर्स। ये इलेटर्स और सीडो इलेटर्स कहां पर होते हैं? वो कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स के साथ बन जाते हैं। लेकिन मॉसेस में इलेटर्स और सीडो इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प नहीं करते। उसके बदले मॉसेस के कैप्सूल में पेरिस्टोम टीथ बन जाते हैं जो 2 रोज में अरेंज होते हैं, और जब कैप्सूल मैच्योर होता है वही पेरिस्टोम टीथ स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं। एम आई क्लियर? बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन करो। ठीक है ना? बैक पेज पे वापस जाता हूं, पिछले वाले पेज पे। क्यों वापस जाना पड़ा मुझे? क्योंकि मुझे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल रिक्शिया, दूसरा एग्जाम्पल मार्कंशिया, हॉर्नवर्ट्स का एग्जाम्पल एंथोसेरॉस, एग्जाम्पल जरूरी है, और मॉसेस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। ठीक है जी, चलेगा। ये एग्जाम्पल्स तुम नोट कर लो, हो सके तो इस वाले पेज का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो आगे बढ़े। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। चलो फिर आगे। बायोफाइटा खत्म, एल्गी खत्म, इसके बाद आता है हमारा प्लांट किंगडम का तीसरा डिवीजन, दैट इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा। अब अगेन टेरिडोफाइटा में आते हैं सीडलेस, क्योंकि हम क्रिप्टोगैम्स ही पढ़ रहे हैं ना। सीडलेस, फ्रूटलेस, सीड नहीं है तो फ्रूट भी कहां होगा। प्लांट्स having
वैस्कुलर टिश्यू, सोच लो मैं लिख क्या रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, देखो ब्रायोफाइटा भी सीडलेस थे, फ्रूटलेस थे, लेकिन ब्रायोफाइटा में ना वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता था, तभी तो ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एवेस्क्युलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटा को हम बोल सकते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्यों वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? क्रिप्टोगैम मतलब सीडलेस प्लांट। अब क्यों बोलेंगे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम? क्योंकि इनके पास अच्छा खासा वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम भी, जाइलम और फ्लोएम ही है इनके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू होगा। ठीक है, अब देखो टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड प्लांट्स। growing in moist, shady places. ब्रायोफाइट्स की तरह ये भी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ही ग्रो करेंगे। ठीक, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स a few pteridophytes are aquatic. aquatic समझते हो? पानी में रहने वाले। कौन कौन से टेरिडोफाइट्स एक्वाटिक है? साल्विनिया, एज़ोरा, मार्सिलिया, राइट। तीसरा फीचर देखिए, main plant body of pteridophytes is sporophyte. ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी मतलब स्टार्टिंग प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और हमको पता है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है ना। इस प्लांट बॉडी में रूट्स, the plant body is differentiated into true root, stem and leaves. ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में स्टार्टिंग मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती थी, उसमें कोई रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते थे। फिर क्या, उनमें होते थे राइजोइड्स, है ना। राइजोइड्स से वो अटैच रहते थे सबस्ट्रेटम के साथ। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करने लायक है, इनका जो मेन रूट होता है ना, प्राइमरी रूट, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। Primary root is short-lived. It is replaced by adventitious roots. कुछ टाइम तक प्राइमरी रूट रहेगा, बाद में इसकी जगह एडवांटिशियस रूट आ जाएगा।
अब आप बोलोगे सर एडवांटेजेस रूट क्या है, ये हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में। फिलहाल आप इतना याद रखो, एडवांटेजेस रूट वो वाला रूट है जो प्लांट के किसी भी जगह से अराइज हो अदर देन प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट के बदले में प्लांट के किसी भी पॉइंट से अगर रूट अराइज हो रहा है उस रूट को हम एडवांटेजेस रूट बोलेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ बेटा, तो क्या मैं बोल रहा था, इन प्लांट्स का ना प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है। प्राइमरी रूट कुछ टाइम जिंदा रहेगा, उसके बाद खत्म। देन इट इज रिप्लेस बाय एडवांटेजेस रूट। एडवांटेजेस रूट मतलब ऐसा रूट जो प्लांट के किसी भी एरिया से अराइज होगा। लीफ से भी अराइज हो सकता है, अगर रूट लीफ से अराइज हुआ, अगर रूट स्टेम से अराइज हुआ, अगर रूट किसी और जगह से अराइज हुआ, लेकिन प्राइमरी रूट से अराइज नहीं होना चाहिए, ऐसे रूट को हम एडवांटेजेस रूट बोलेंगे। ठीक है, बट एक्चुअली एडवांटेजेस रूट और टैप रूट का डेफिनेशन थोड़ा डिटेल में तुम लोगों को तब बताऊंगा जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स हैं, दे आर फर्स्ट प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर टिश्यू हो, और ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स हो। इससे पहले जो प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, उनमें तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का नाम ही नहीं है। ब्रायोफाइट्स कोई रूट सिस्टम शूट सिस्टम है ही नहीं उनमें, और उन दोनों में वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम का नामो निशान नहीं है। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं पृथ्वी पे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है और जिनके अंदर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम और लीव्स अच्छे से डिफरेंशिएटेड। समझ आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, मैंने कहा इन प्लांट्स में रूट, लीफ और स्टेम। लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट देयर लीव्स। इनके स्टेम पे लीव्स होते हैं, लेकिन बेटा लीव्स दो तरह के होते हैं। लीव्स हो सकते हैं, लीव्स कैन बी स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे लीव्स स्टेम के मुकाबले में। स्टेम के रेशो में अगर लीफ का साइज देखा जाए तो बहुत ही छोटे होंगे। ऐसे लीव्स को हम बोलेंगे माइक्रोफिलस लीव्स। माइक्रोफिलस लीव्स, छोटे वाले लीव्स कौन से टेरिडोफाइट्स में होते हैं? एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इक्विसेटम एक टेरिडोफाइट है, उसका नाम है इक्विसेटम, और दूसरा भी है उसका नाम है लाइकोपोडियम। इन दोनों में माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं, लार्ज साइज्ड लीव्स। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें लीव्स बड़े होते हैं, स्टेम के रेशो में बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रोफिलस लीव्स।
कौन से टेरिडोफाइट्स में मैक्रोफिलस लीव्स होंगे? देखो आप, मैक्रोफिलस लीव्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। एक लाइक टेरिडियम, पी साइलेंट रहेगा। टेरिडियम एंड टेरेस, ये हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू हमने कहा, इनके वैस्कुलर टिश्यू की हम बात करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू, इनके वैस्कुलर टिश्यू में जो बेटा जाइलम होगा ना, जाइलम के अंदर क्या क्या होगा? जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, लेकिन जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जाइलम हैज, आपने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा जाइलम, ट्रैकीड्स एंड पैरेन्काइमा, बट जाइलम लैक्स जाइलम वेसल्स। मैं तुम लोगों को जाइलम के बारे में बता दूं, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम में 4 तरह के सेल्स हो सकते हैं नहीं, होते हैं। जब आप बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? आ रही है ना? तो क्या मैंने कहा, इनके जाइलम में जाइलम वेसल्स होते ही नहीं है। अगर हम बाकी प्लांट्स की बात करें, बाकी प्लांट्स के जाइलम में जाइलम ट्रैकीड्स भी होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा भी होंगे, जाइलम वेसल्स भी होंगे और जाइलम फाइबर्स भी होंगे। बट यहाँ पर जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इनके जाइलम वेसल में केवल जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा। बात करेंगे इनके फ्लोएम टिश्यू।
देखो नॉर्मली अगर मैं फ्लोएम बोलूंगा तो फ्लोएम में भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होने चाहिए थे। क्या क्या? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स फ्लोएम में होते हैं। बट यहाँ फ्लोएम का कुछ सीन अलग है। इनके फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते तो हैं, लेकिन कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं। तो फ्लोएम हैज only sieve tubes and phloem parenchyma. But इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं। क्या समझे? सो वैस्कुलर टिश्यू इनमें होता है, जाइलम फ्लोएम होता है इनमें, लेकिन ये जाइलम फ्लोएम ना एग्जैक्ट कंप्लीट जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जैसा जाइलम फ्लोएम हायर प्लांट्स में होता है ना, वैसा जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होता। इनके जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स के जाइलम में जाइलम वेसल्स रहते हैं। इनके जाइलम में केवल जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा ही होते हैं। सिमिलरली इनके फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स होते ही नहीं है, लेकिन हायर प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों होते हैं। इनफैक्ट फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, पर यहाँ पर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहते हैं। सो वेस्कुलर टिश्यू होता है, लेकिन ये वेस्कुलर टिश्यू हायर प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। वैसे तो हायर प्लांट्स हम एंजियोस्पर्म्स को ही बोलेंगे। एंजियोस्पर्म्स से वेस्कुलर टिश्यू इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये तो था टेरिडोफाइट्स का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अब टेरिडोफाइट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइफ साइकिल क्या है इनका, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, आप क्लास छोड़ सकते हो।